वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपी पीसीएस के लिए टेस्ट नंबर 67 लगाते हैं। 66 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। उनका लिंक जो है प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबका कंटिन्यूसली रिवीजन करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। अपना भी सोचिएगा कि आंसर क्या होगा। तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 पर आ जाइए। आर्थिक विकास से संबद्ध जनांकीय संक्रमण निम्नलिखित विशिष्ट अवस्थाओं पर विचार कीजिए। आर्थिक विकास से संबंधित जनांकीय संक्रमण की निम्नलिखित विशिष्ट अवस्थाओं पर विचार कीजिए। निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न जन्म दर, उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर। नीचे दिए गए कूट की सहायता से उपरोक्त अवस्थाओं का जो है सही क्रम आपको चुनना है। बताइए क्या होना चाहिए। सबसे पहले आर्थिक विकास से संबद्ध जनांकीय संक्रमण की निम्नलिखित विशिष्ट अवस्थाएं। सबसे पहला आना चाहिए 2 उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, उसके बाद निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर और फिर अंत में निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न जन्म दर। तो 2 3 1 इसका आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। तो आर्थिक विकास से संबंध जनांकीय संक्रमण जो है उसकी 4 चरणीय प्रमुख विशेषताएं होती हैं। प्रथम चरण में राज्य में विकास की निम्न स्थिति के कारण जन्म दर जो है वो उच्च होने के साथ मृत्यु दर भी उच्च बनी रहती है। दूसरे चरण में जन्म दर ऊंची होने के साथ मृत्यु दर में कमी आती है। तीसरी अवस्था में निम्न जन्म दर के साथ निम्न मृत्यु दर अवस्था आती है। चौथी अवस्था में जनसंख्या स्थिरता की स्थिति में आ जाती है। ठीक है, इसको 2 बार पढ़ लेना, पॉज मार के समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है। देखिए ये ऐसा प्रश्न है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा ही गया है। इसका उत्तर मत्स्य पालन है, सी है। तो भारत में नीली क्रांति जो है मत्स्य पालन से संबंधित है। जो पीली क्रांति है वो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। जो हरित क्रांति है वो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। जो श्वेत क्रांति वो दुग्ध क्रांति से संबंधित है। डी वर्गीज कुरियन का नाम याद आ गया होगा। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। तो इसको ये जोड़े मिलाने के लिए पूछ लेते हैं, मैच करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्नलिखित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था। भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था। जवाहरलाल नेहरू तो थे, लाल बहादुर शास्त्री भी थे, अबुल कलाम आज़ाद भी थे, नहीं थे तो चौधरी चरण सिंह। तो प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने नेहरू की सोवियत शैली से आर्थिक विकास का विरोध किया। चौधरी चरण सिंह का विचार था कि सहकारी फार्म भारत में सफल नहीं हो सकते, अतः चरण सिंह को भारत में सहकारी कृषि का समर्थक नहीं माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दो, काश्तकारी व्यवस्था में सुधार कर दो, बहुफसली योजना या भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण कर दो। भारत में भूमि सुधार का हिस्सा पहले तो है, उनको देखते हैं। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दो, काश्तकारी व्यवस्था में सुधार कर दो और भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण कर दो। बहुफसली योजना नहीं है, डी। तो भारत में आज़ादी के समय ऐसी कृषि व्यवस्था मौजूद थी जिसमें भूमि का स्वामित्व कुछ हाथों में केंद्रित था, अतः देश को समृद्ध बनाने हेतु भूमि सुधार को अति आवश्यक माना गया। इस हेतु जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण एवं काश्तकारी सुधार के कार्यक्रम अपनाए गए। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। गेहूं की सिंचाई हेतु अति क्रांतिक अवस्था है, कौन सी है इसमें। यह है ताज निकलने की अवस्था, ऑप्शन नंबर ए। तो ताज निकलने की अवस्था जो है वो गेहूं की सिंचाई हेतु अति क्रांतिक अवस्था होती है। यदि किसी किसान को एक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो तो उसे इसी अवस्था में जो है सिंचाई करने की सलाह दी जाती है। विकल्प में दी गई अन्य अवस्थाएं भी सिंचाई की क्रांतिक अवस्था से संबंधित है, परंतु इन सब का संबंध एक से अधिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने पर है। अच्छा, ये प्रश्न जो है फिर रिपीटेड प्रश्न है, पहले पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रभावी कारण है।
भारत में धीमे कृषि विकास की गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी कारण लग रहा है आपको? शहर से गांव की ओर पलायन, कुशल श्रमिक, शहरी निर्धनता या ग्रामीण निर्धनता? प्रभावी कारण यही है ऑप्शन नंबर ए। तो ग्रामीण निर्धनता जो है कृषकों को कृषि में उन्नत तकनीक के निवेश को हतोत्साहित करती है। ठीक है, हतोत्साहित प्रोत्साहित का विलोम होता है यानी उल्टा। भारत की काली मिट्टी किसके उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, काली मिट्टी से रिलेटेड। किसकी? कपास की फसल के लिए काली कपासी मिट्टी होती है, इसको रेगुर सॉइल भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। तो कपास की फसल के लिए सर्वोत्तम मिट्टी जो है काली मिट्टी है। और भारत में कहाँ पर मिलती है काली मिट्टी? गुजरात में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान बढ़ रहा है, स्थिर है, घट रहा है? उपरोक्त में से कोई नहीं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान घट रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, भारत जैसे विकासशील देश में कृषि क्षेत्र और ग्रामीण व्यवस्था आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विकास की प्रक्रिया में अन्य बातों के साथ सकल मूल्यवर्धन में कृषि का योगदान जो है वो घटता जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? सोयाबीन की खेती के अंदर सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है? इनमें मध्य प्रदेश में है। अगर दूसरे नंबर पर पूछा जाए तो महाराष्ट्र में है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती के लिए सर्वाधिक क्षेत्र है, दूसरा स्थान रखता है महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? इनमें से कौन सी पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? तीसरी, पाँचवीं, सातवीं या नौवीं बताइए। ऋणात्मक विकास तीसरी पंचवर्षीय योजना ने, तो पंचवर्षीय योजना में जो है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था, कृषि में है। क्वेश्चन नंबर, कृषि ने भी ठीक है देखा जाए तो, एग्रीकल्चर ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में। भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे पहले वाला सीधा सीधा पूछ लें, अभी तक पूछ लेते हैं, 17 तक पूछा है। भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य इनमें से है कर्नाटका। तो भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य जो है वो कर्नाटक है। उसके बाद केरल का स्थान आता है, फिर तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नांकित में से किस योगदान से जाना जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नलिखित में से किस योगदान से जाना जाता है? राष्ट्रीय आय तथा रोजगार मिलता है, औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ता है, खाद्यान्न की आपूर्ति होती है, उपरोक्त सभी। अच्छा, पढ़ने से लग रहा है तो करेक्ट होने चाहिए सारे के सारे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके उपरोक्त जो है दिए गए बिंदुओं से जाना जाता है। भारत में फसल बीमा योजना कब शुरू हुई? भारत में फसल बीमा योजना कब शुरू हुई? 1945 तो काफ़ी पुरानी डेट है, इसमें तो शुरू नहीं हुई होगी। 1985 में। तो भारत में फसल बीमा हेतु प्रथम प्रयास 1 अप्रैल 1985 को खरीफ फसल के दौरान किया गया, जब भारत सरकार द्वारा व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना लागू की गई कब? ये एवरग्रीन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। यूपी के उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना कब लागू की गई? 70, 75, 1990 या 92? 1992, 1992 में उत्तर प्रदेश में जो है किसान वही योजना लागू की गई थी। अंतिम प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे 5 मई सन 2005 को 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ किया गया था। इस योजना का उद्देश्य भारत में बागवानी कृषि का समग्र विकास तथा उत्पादन में वृद्धि करना है। तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस एक बार करके एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। धन्यवाद।